नमस्कार, मैं हूं दिशा कटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव और चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 3 साल से एक ही स्थान पर तैनात भारतीय पुलिस सेवा और पंद्रह पुलिस सेवा के अफसरों का ट्रांसफर किया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह आनंद वर्धन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक देहरादून में एसपी क्राइम की जिम्मेदारी देख रही श्वेता चौबे को पुलिस अधीक्षक चमोली की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जबकि पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह को पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर भेजा गया है। वहीं एसडीआरएफ के सेना नायक नवनीत सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी और पुलिस अधीक्षक यातायात हरिद्वार प्रदीप कुमार राय को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी पद पर तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पुलिस अधीक्षक रेलवे मंजूनाथ टीसी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के पद पर भेजा है, जबकि आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा पंकज भट्टा को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के पद पर तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात आईपीएस और पीपीएस अफसरों के तबादले किए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को इसको लेकर निर्देश दिए थे। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि विकास के भूत भाजपा दोबारा से बहुमत में सत्ता में आएगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना की ओर से जानकारी देने और आगामी चुनाव के लिए जनता को आशीर्वाद लेने के लिए 18 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके साथ यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। आज शुक्रवार को यात्रा रथों को हर की पौड़ी पर पूजन कर मां गंगा के आशीर्वाद लिया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक दिन यात्रा में किसी न किसी दिन केंद्रीय मंत्री एवं संगठन के राष्ट्रीय पद अधिकारी और प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही हरिद्वार से शुरू होने वाली यात्रा गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी और 4 जनवरी को समापन होगा। हम इस यात्रा को लेकर 18 तारीख यानी कल 18 तारीख को हम इस यात्रा का पहला जो गढ़वाल की यात्रा होगी हरिद्वार से प्रारंभ करेंगे। आज 3 बजे हम रथ का पूजन करेंगे, जो रथ गढ़वाल में जाएगा हरिद्वार हल्की पौड़ी पर। हमारी इस यात्रा का शुभारंभ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे चुनाव के प्रभारी जी दोनों रहने वाले हैं। परसों 19 तारीख को भगवान बागनाथ के दर्शन करके और बागेश्वर से उस यात्रा की कुमाऊं की जो यात्रा होगी उसका शुभारंभ। बढ़ते अगली खबर क्या। भगवानपुर में 2022 विधानसभा चुनाव सरगर्मियां तेज होती सभी पार्टियों के जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टियां जगह जगह जनसभाएं कर रही हैं और अपनी जीत की पुष्टि के दम भरने की बात करने में लगी हुई है। आप पार्टी ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें आपको बता दें कि आप पार्टी के समाज कल्याण के कैबिनेट मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए दिल्ली में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य गिनवाए और उत्तराखंड में दिल्ली की तर्ज पर विकास करने की बात भी कही। वही कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों ही सरकारों ने उत्तराखंड की जनता के साथ ही छल किया है। पिछले 20 सालों में बारी बारी लूटने का काम किया है और विकास आज भी शून्य है। जब दिल्ली जैसे राज्यों में आप पार्टी की सरकार शिक्षा, रोजगार, बिजली पा नहीं पाएगी तो स्वास्थ्य पर कार्य पर कर सकती है, तो उत्तराखंड की जनता के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? अगर उत्तराखंड की जनता आप पार्टी को मौका देती है तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास की गंगा बहाने का कार्य किया जाएगा और आप पार्टी करने से इसे नहीं चूकेगी। के भी सपने लोगों को बीजेपी या कांग्रेस ने दिखाए, वो वायदे उनके कभी पूरे नहीं हुए। लोग निराश हैं और यहाँ उत्तराखंड की सरकार बिजली बना के दिल्ली को बेचती है। दिल्ली उत्तराखंड से खरीदने के बाद भी उत्तराखंड से सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को दे रही है, यहाँ तक कि 200 यूनिट फ्री दे रही है। तो अगर उत्तराखंड से खरीद के दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करा सकती है, 200 यूनिट बिजली फ्री करा सकती है, तो क्या उत्तराखंड की सरकार नहीं करा सकती? उसको नहीं कराना चाहिए? क्या उत्तराखंड के लोगों को इलाज के लिए आजकल यहाँ रेफरल सिस्टम हो गया है, कोई भी ऊपर पहाड़ी पे या देहात में
बीमार हो जाए तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है देहरादून। देहरादून ज़्यादा गंभीर हो तो कहते दिल्ली लेकर जाओ। अरे भाई, दिल्ली लेकर जाने की ज़रूरत तो नहीं है। आप दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उसी आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के अंदर ले आओ। के भी सपने तो वहीं लोगों अगली को खबर चटराता से सामने आ रही है। जनजाति क्षेत्र टालसी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान रही। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने जैनसर से पारंपरिक वेशभूषण के लोक नृत्य किया और वहीं इस कार्यक्रम में सैनिक सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि सैनिकों को शॉल उड़ाकर वहां मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में शहीद सैनिक परिवार के लोग भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है और जनता को अपनी नीति से अवगत कराया जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी 2022 चुनाव के लिए कमर कस ली है, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल भी अपने एजेंडा को लेकर जनता के पास जा रही है। और मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रमीला रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश की जनता क्षेत्रीय पार्टी पर अपनी विश्वास की मोहर लगाने जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस बीजेपी ने बारी बारी प्रदेश को लूटने का काम किया है, जबकि उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए लोगों ने आंदोलनकारियों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण नहीं हो पाया है, जबकि उत्तराखंड के निर्माण में उत्तराखंड क्रांति दल की अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का विकास क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी की जनरल जमीन के बारे में जानती है। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल सभी 70 विधानसभा में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक होगी। देखिए, 2022 में हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और मैं अभी अपना जो बता रही हूँ कि 25 साल के अंदर जो चीज़ मैंने नहीं देखी है वो मैं 2022 में देख रही हूँ कि बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहेगा। और निश्चित तौर पे उत्तराखंड क्रांति दल ये राज्य बनाया है, यहाँ की मातृशक्ति ने, युवाओं ने, तमाम लोग सड़कों में उतरे, तो निश्चित तौर पर जनता इस बार हमको जरूर मौका देगी। देखिए, जो आज मैं देख रही हूँ, मैंने आज देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून मैंने सड़कों में देखा है तमाम गाड़ी, आपको पता है, आप गाड़ियों में देखिए हिमाचल प्रदेश से लोग मंगाए गए हैं, दिल्ली से मंगाए गए, हरियाणा से मंगाए गए, कोई वो उत्तराखंड की जनता नहीं है, वो सारे बाहर से वो लोग खरीद की जनता को लेके आए। उत्तराखंड की जनता, मैं समझती हूँ कि इनके साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो ये आम पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, इनके साथ कतई नहीं बर्दाश्त करेगी, नहीं इनके साथ है आज की डेट में। बिल्कुल उत्तराखंड क्रांति दल ने ही राज्य बनाया है और उत्तराखंड क्रांति दल ही इस राज्य को संवारेगी। आज पार्टियां नहीं चाहती थी कि क्षेत्रीय पार्टी यहाँ मजबूत हो, ये नहीं चाहते थे बिल्कुल भी, और इन्हीं की वजह से हमारी पार्टी टूटी थी जब टूटी है। लेकिन आज पार्टी एकजुट है। हमारे माननीय काशी सिंह येरी जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, माननीय दिवाकर भट्ट जी हमारे देवप्रयाग से बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देवप्रयाग की हमारी सीट निकलेगी। देखिए, 2022 तो बढ़ते अगली खबर की ओर। देवलचौड़ से लेकर दिनेशपुर तक 58 करोड़ की लागत से चौड़ी होने वाली सड़क का शिलान्यास पीएम दौरे से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 दिसंबर को हल्द्वानी से प्रस्तावित विजय संकल्प रैली आगे खिसक गई है। अब ये 30 दिसंबर को हल्द्वानी में हो सकती है। उधर आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अनुसार रैली की तिथि अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि ये इस महीने के आखिरी में होगी। आपको बता दें कि रैली में पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं, जिसमें ये प्रस्ताव भी शामिल है। इस सड़क का काम पहले लोक निर्माण विभाग को करना था, मगर बाद में काम दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया है। रामपुर रोड को शहर से लेकर हाईवे के हिसाब से काफी अहम सड़क माना जाता है। 21 किलोमीटर लंबी यह सड़क अभी 7 मीटर चौड़ी है, जिस पर 24 घंटे वाहनों की भारी दबाव रहता है और खनन सत्र शुरू होने पर भारी वाहनों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है। दिल्ली से आने वाले पर्यटकों का रास्ता भी यही है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले टांडा के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों ने टांडा के विकास पर एक चिंतित गोष्ठी का आयोजन रामलीला मैदान में किया है। चिंतित गोष्ठी के तय किया गया है कि जो भी राजनीतिक दल टांडा घाटी से कपकोट विधानसभा के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगा, टांडा क्षेत्र की जनता उसे अपना वोट देगी। और टांडा क्षेत्र युवा जलताकोट के ग्रामीण का कहना है कि गोष्ठी के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर चर्चा की गई है। हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो टांडा घाटी पर गांव का विकास कर सके। यहाँ वोटर की संख्या अधिक मात्रा में है, जैसे हम और हमारे बुजुर्ग चाहते थे।
उसी तरीके से टांडा क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। टांडा क्षेत्र में खड़िया खनन के भरमार होने के बाद भी खड़िया खनन के उजड़ चुके गांव कस्बे को सुध लेने वाला कोई नहीं है। सुध लेने वाला तो बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी में गुड एंड सर्विस टैक्स मद में राजस्व और जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने के लिए कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने व्यापार संगठनों के साथ बैठक की, जिसका नेतृत्व जीएसटी के सहायक आयुक्त के पांडे ने किया। आपको बता दें कि इसके साथ साथ अधिकारी महेंद्र चंद्र जोशी ने भी इसका नेतृत्व किया। और बता दें कि बैठक में लोगों को जीएसटी के नियमों में हुए संशोधन के साथ सभी को तय समय में जीएसटी जमा करने के लिए आगाह किया गया है। व्यापारियों की जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि व्यापार संगठन के सहयोग से जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इस बीच के पांडे ने कहा कि रजिस्टर्ड व्यापारी के बाजार और रजिस्टर्ड व्यापारियों के बाजार में अपनी पहचान बनानी है और कारोबार करना आसान हो जाता है। जीएसटी नंबर लेने पर उसे व्यापारी पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार कर सकता है। गौरतलब है कि सरकार ने दिसंबर 2019 में जीएसटी नियमों के 86 नियम पेश किया था। इसके तहत अधिकारियों को पुख्त जानकारी होने पर करदाताओं और इलेक्ट्रिक बही खाते के उपलब्ध आईटीसी पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया था। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन समय समय पर व्यापारी हित में कई सेमिनार, कई आयोजन, कई बैठकें कराता रहता है। इसी संदर्भ में और इसी कड़ी में आज जीएसटी के आला अधिकारियों के साथ हमारी एक बैठक हुई कुलरी बाज़ार में, जिसके तहत व्यापारियों ने अपने परेशानियों के प्रश्न पूछे और साथ में जीएसटी अधिकारियों ने नए नियम व कानून व्यापारियों को अवगत कराए। हमें उम्मीद है व्यापारी इस प्रकार की कार्यशालाओं से अपने व्यापार को अच्छा चलाने में अच्छा चला पाएंगे और साथ में व्यापारियों को टैक्स में देने में राहत। जो व्यापार मंडल यहाँ पे पहले इसी तरह से होटलियर्स के साथ भी एक बैठक हुई थी और आज जो है व्यापारी जो कि रिटेलर्स और होलसेलर दोनों के साथ यहाँ पर बैठक रखी गई है। विभाग का ये मानना है कि हम जो है जो जानकारी है वो जो है व्यापारी तक पहुँच सके। जो रिटर्न्स की डेट है, किस तरह से फाइल करना है, या जो आईटीसी है, एलिजिबल आईटीसी है, या जो आईटीसी आप ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इस चीज़ की जानकारी जो है व्यापारी तक पहुँचे। क्योंकि आने वाले समय पर ये सब कंप्यूटर बेस्ड और सिस्टम बेस्ड एनालिसिस है और स्क्रूटनियाँ होंगी, तो बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन जो है अधिकारी के पास नहीं है। लेकिन बेहतर है कि व्यापारी अपनी जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखें और सही रिटर्न फाइल करें, और कहीं पर भी उनको यदि कोई दिक्कत हो तो वो जो है अपना जो जीएसटी ऑफिस बालाहिसार पर वहाँ पर संपर्क। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। देश के सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 9 बैंक संगठन के महासंघ यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर गुरुवार को राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन अनुमानित 750 करोड़ की लेन देन प्रभावित हुआ है। आज भी बैंक के कर्मी हड़ताल पर हैं और बता दें कि गुरुवार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने हड़ताल कर रहे बैंक कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जमकर। और बैंक कर्मियों ने कहा कि शीतकालीन सत्र में बैंकिंग अधिनियमों में परिवर्तन कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने की सरकारी की मंशा का हम सख्त विरोध करते हैं। लंबे समय से आंदोलन करने के बाद भी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक फैसले न लेने के कारण उन्होंने 2 दिवसीय हड़ताल करने का भी फैसला ले लिया है। तो वहीं उत्तराखंड में ठंड का मौसम शुरू हो गया है और पहाड़ों में कुछ स्थानों पर तापमान गिरने के कारण झरने और नाले जमने लगे हैं। ठंडी हवाओं में मैदानी इलाकों में कपकपी बढ़ रही है और राजधानी दून और आसपास के कई इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। और इसके साथ साथ मौसम केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश हो सकती है। वहीं 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इसके साथ ही राज्य में बढ़ रही ठंड के असर निर्माण कार्यों में भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ में तापमान 0 से 15 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे पूर्ण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। केदारनाथ से 300 से अधिक मजदूर लौट चुके हैं। हालांकि वहां पर अभी भी कुछ मजदूर केदारनाथ में किए जा रहे
पूर्ण निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक दिसंबर से अप्रैल तक केदारनाथ में कई फीट बर्फ गिरती है और ऐसी परिस्थितियों में यहां पर कार्य करना आसान नहीं है। यहां पर मई से अक्टूबर तक मौसम कार्य करने के लिए अनुकूल है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।